टॉपिक का मतलब क्या है समझो कि सर है ना, कई बार सेलर क्या करता है, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट में डालता है, जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट में डाल देता है, ट्रांसपोर्ट वाले ने क्या किया सर, एक रिसिप्ट दे दी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दे दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स? कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल? कौन बताएगा? बोलो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है अपन ने डेफिनेशन करते वक्त। अरे नाम में ही तो आंसर छुपा हुआ है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल तो सर किसने हमारे पास में ये गुड्स दिया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बस वही बता रहा है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसके पास में भी ये डॉक्यूमेंट होगा, हम टाइटल उसका मानते हुए उसको गुड्स पकड़ा देंगे। एज गुड एज हैविंग कंट्रोल ओवर द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ट्रांसपोर्टर्स, मान लो आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दिया, ठीक है? तो सर कई बार वो सेलर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाली पावती जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसको खुद के पास ही रख लेता है, या फिर जिस भी शहर में वो माल भेजा है उधर अपना एजेंट के पास में वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या ट्रांसपोर्ट की पावती भेज देता है, जिसको दिखा के गुड्स छोड़ा जाए, ट्रांसपोर्ट वाला आपको हैंडओवर करेगा। यानी अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, उन गुड्स के ऊपर कंट्रोल खुद का रख रहा है, उन गुड्स के डिस्पोजल पे रिजर्वेशन रख रहा है खुद का, सेलर्स रिजर्वेशन ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स। बात समझ में आ गई? क्यों रख रहा है? कोई तो कारण होगा। पेमेंट मिलेगा तब कंट्रोल दूंगा ना, उससे पहले थोड़ी दे सकता हूँ यार। तो सेलर्स रिजर्वेशन ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स, ठीक है? किस किस तरीके से होता है कि सर देखो, जैसे एक तरीका मैंने आपको बताया, ये इस तरीके से, बाय मेकिंग द गुड्स डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और इज एजेंट, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि सेलर अपना राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स मेंटेन रख सकता है, ठीक है? आइए पढ़ते हैं। पहला है कंडीशनल अप्रोप्रिएशन। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन, जिन जिन लोगों ने भी वीडियोस ऑन नहीं किए वो कृपया करके अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। बार बार कहने की जरूरत इस सिंगल बात पे नहीं होनी चाहिए। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन, सेक्शन 25, पढ़ गई। In a contract for sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated, the seller may, by the terms of contract or appropriation, reserve the right of disposal of goods until certain conditions are fulfilled. कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से यदि स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है, या फिर देखो, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर द गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड, बाद में अप्रोप्रिएट किए जा रहे हैं। अप्रोप्रिएट करने के बाद में क्या होगा, उनको हमने स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकाल के रख दिया है कि ये वाले यूज लेंगे। द सेलर में, ये जरूरी नहीं है कि सेलर ऐसा करे ही करे, उसकी इच्छा हो तो ही में, बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अप्रोप्रिएशन, रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। वो चाहे तो कर सकता है उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का राइट अपने पास में या अपने एजेंट के पास में मेंटेन करके रख सकता है, जब तक कि कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती, जैसे कि पेमेंट नहीं मिलना, जैसे कि पार्ट पेमेंट 50% एडवांस नहीं मिलना, जो उनके बीच में टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट की डिसाइड हुई है। सेकंड पॉइंट पढ़ भाई। It makes no difference even if the goods have been delivered to the buyer or carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer. सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इवन इफ द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर और कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, यदि कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हुआ है तो सर ये एक नया पॉइंट है, इट मेक्स नो डिफरेंस इवन इफ द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर। यदि सेलर ने कंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया है, कैसे सर, ये गुड्स की फिजिकल डिलीवरी मैं आपको दे तो रहा हूं, लेकिन सर मैं ओनरशिप इनकी तब तक आपको नहीं दूंगा जब तक कि मुझे पेमेंट नहीं मिल जाता। तो सर वो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। हमने जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाले टॉपिक्स पढ़े थे,
उसमें अपन ने क्या बोला था, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर देता है, पढ़ा था यही, ऐसे वर्ड पढ़ा था, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर देता है सेलर, ठीक है, तो ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, यही पढ़ा था। लेकिन अब अपन क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन, यानी कि इसमें फिर कंडीशनल अप्रोप्रिएशन में भले ही गुड्स हमने बायर को दे दिए या हमारे एजेंट को या उसके एजेंट को दे दिए या किसी बेली को दे दिए, यदि हमने कंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया उन गुड्स का, सर माल तो ले जाओ लेकिन उनकी ओनरशिप में तब तक नहीं दूंगा जब तक कि पैसा नहीं है, तो वो लेके भी कई बार फंस जाता है, वो आगे बेच नहीं पाता है। बात समझ रहे हो, जो बायर है वो आगे बेच नहीं पाएगा क्योंकि उसके खुद के पास में पेपर ट्रेल पूरी नहीं होगी, ओनरशिप मिली भी नहीं होगी। तो येन केन प्रकारेण जिसको बोलते हैं ना, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो कैसे भी उसको अपन बाइंड कर रहे हैं अपने पेमेंट के लिए। सो इट मेक्स नो डिफरेंस even if the goods have been delivered to the buyer or carrier or other daily for the purpose of transmission to the buyer, it will be known as conditional appropriation. Example पढ़ो। A sent goods by carrier to M on the condition that the payment shall be made within 1 week of the date of receipt of goods by M. The property in goods does not pass to M until payment, even though he has taken custody of the goods from the carrier. देखो एग्जैक्टली सेम है, माल दे दिया मैंने आपको, टॉपिक जब ये चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर का नाम क्या था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, चैप्टर का नाम ये, तो ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं यार। मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर भी दिया, इसका ये मतलब नहीं है मैंने आपको ओनरशिप दे दी, मैंने आपको ओनरशिप दे दी इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दिया, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो नीचे वही एग्जांपल है, माल दे दिया, ठीक है, ऑन द कंडीशन कि पेमेंट मुझे 1 वीक में मिल जाना चाहिए, ठीक है, मान ले लो आप। ओनरशिप उन गुड्स की तब तक बायर के पास में ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि जब तक कि अ, उससे रिलेटेड पेमेंट नहीं हो जाता, ठीक है। अपन ने देखो, जैसे कि अब एक बात को कंपेयर करने की कोशिश करो, सर आपने तो ये बोला था कि स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट एंड प्राइस हैज बीन डिटरमाइंड, ठीक है सर, स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट एंड प्राइस हैव बीन डिटरमाइंड, इसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर के पास में? सर एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वैसे ही ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस आनी बाकी है या फिर माल देना बाकी है। लेकिन हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सर यदि कॉन्ट्रैक्ट में, इससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, सेक्शन 19 पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? सेक्शन 19 क्या बोलता है, ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब पार्टीज का इंटेंशन होएगा ट्रांसफर करने का। ओनरशिप कब ट्रांसफर होएगी, जब पार्टीज का इंटेंशन होएगा, पढ़ाया था ना, सबसे पहला पॉइंट ही यही पढ़ाया था। तो क्या इधर पार्टीज का इंटेंशन क्लियर नहीं हो रहा है? सेलर ने साफ बोल दिया बायर को तुम माल ले जा, लेकिन मैं ओनरशिप तभी ट्रांसफर करूंगा जब पेमेंट आ जाएगा। तो अपने आप यहाँ पर क्लियर हो गया या नहीं हो गया ये पॉइंट? हाँ सर, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई हो तो हम ये रूल्स लगाएंगे। उनकी बातों से हम पता कर पा रहे हैं ना कि हाँ भाई ओनरशिप इससे पहले नहीं दूंगा जब तक कि पेमेंट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? यदि हम पार्टीज का इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट से पता लगा सकते हैं तो ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी। यहाँ साफ पता पड़ रहा है ना कि उसने, सेलर ने कंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया है, जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक माल जो है भले ही दे दूं, ओनरशिप नहीं दे रहा हूं, ठीक है। पूरी कहानी समझ में आई कैसे कैसे आगे बढ़ती है? यस सर। नाउ सेकंड है कंडीशनल अप्रोप्रिएशन, सॉरी सेलर्स रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स में। एक तो है कंडीशनल अप्रोप्रिएशन, दूसरा है डीम्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन। सम थिंग्स इन लाइफ आर एक्सप्रेस्ड, कुछ चीजें जिंदगी में एक्सप्रेस होती हैं, शब्दों का इस्तेमाल करके सामने वाले को बताई जाती हैं। सम थिंग्स इन लाइफ आर इम्प्लाइड, कुछ चीजें है ना शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अपने को समझ में आ जाती है। छोटे थे तो मम्मी पापा में से कोई एक आंख दिखाता था तो समझ में आ जाता था बदमाशी कर रहे हो। क्या उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया? नहीं, उन्होंने जस्ट एक अपने इशारे से आपको समझा दिया कि तुम लोग जो भी काम कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। तो उसी तरीके से सम थिंग्स नीड्स टू बी एक्सप्रेस, सम थिंग्स आर डीम्ड,
बिना एक्सप्रेशन के भी हम मान लेंगे कि डीम्ड है, ये ऐसा ही होगा, ठीक है, मान लिया कि ये है। सो व्हाट इज डीम्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन? सर पावती जो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन वाले ने दी, यदि वो मैंने आपको दी नहीं तो डीम्ड राइट हो जाएगा, यानी कि मैं अपने गुड्स को आपको देने का राइट अपने पास में रिजर्व रख रहा हूँ। पावती दी नहीं, पावती तब दूंगा जब पेमेंट मिलेगा, बात समझ लो। तो डीम्ड अपने आप समझ में आ गया कि सर आई एम रिजर्विंग माई राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स टिल द टाइम पेमेंट इज बीइंग मेड टू मी अगेंस्ट दोस गुड्स। गॉट इट? बोला नहीं तो भी डीम्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन अपने पास में रख लिया टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स। पढ़ भाई। The seller may reserve the right of disposal under the following modes. पहला, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल में पहला शिपमेंट और रेलवे डिलीवरी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेज रहा है, शिप के थ्रू, रेलवे के थ्रू, कैसे भी, ट्रकों के थ्रू, ठीक है। तो कैसे डीम राइट ऑफ रिजर्वेशन सेलर अपने पास में रख सकता है? पढ़ इसको। By making the goods deliverable to the order of the seller or his agent. सेलर ने जब रेलवे में या ट्रांसपोर्टेशन में या शिपमेंट में गुड्स चढ़ाए तो उसने ये बोल दिया मेरे को ही माल डिलीवर होना चाहिए, बाय मेकिंग द गुड्स डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर। या तो मैं जिसको बोलूं मेरे ऑर्डर के बिना आपको ये माल उसको छोड़ना नहीं है, और हिज एजेंट, सेलर के एजेंट। सेलर ने एजेंट अपॉइंट कर दिया, कुछ माल भेजा था पुणे से मुंबई, मुंबई में एक एजेंट अपॉइंट कर दिया कि मेरे एजेंट को ही माल देना है, ठीक है, यानी कि उसने अपना राइट ऑफ रिजर्वेशन अपने पास में ही रिजर्व करके रख लिया, राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ दोस गुड्स अपने पास में ही रिजर्व करके रख लिया, ठीक है। आगे, ड्रॉइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बायर। पर By seller drawing a bill for the price and making it acceptable by the buyer. बिल्स, आप सब लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो यार, पता ही होगा, और आगे अपन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जब भी पढ़ेंगे तब अपन कवर अप करेंगे ही, ठीक है। सेलर ने यदि बायर के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और बायर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं बायर रिस्पॉन्सिबल हो गया वो पैसे देने के लिए, जितने भी बिल में लिखे हुए हैं, हाँ सर वो उतने पैसे देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो उस बिल के थ्रू ही इज रिजर्विंग हिज राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स। ऐसा भी हो सकता है कि सर जब तक ये बिल ऑनर नहीं हो जाता तब तक मैं आपको गुड्स की डिलीवरी नहीं दूंगा। मतलब ये सब क्या है सर? राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स को अपने पास में रिजर्व करके रखने के तरीके हैं कि सर बिल ऑनर करो और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ भाई। X at Chennai took a bill of lading in the name of Z at Maldives, but sent it to J, X's agent at Maldives. The goods were destroyed while in sea. X has to bear the loss as the ownership has not passed on to Z. सर यहां पर एक्स ने माल भेजा जेड को, जो मालदीव्स में रहता था, एक्स चेन्नई में रहता था, माल चढ़ाया शिप पे। देखो बिल ऑफ लेडिंग शब्द से ही ध्यान पड़ जाना चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग कहाँ पर होता है? केवल शिप में मिलता है, ठीक है। ये वो पावती है जो शिप वाले आपको देते हैं, इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो भी दिखाएगा उसको मिल जाएगा। या फिर लेकिन जेड के नाम पे वो बिल ऑफ लेडिंग बुक करा, मतलब माल बुक करा के जेड के नाम पे बिल ऑफ लेडिंग ले लिया, लेकिन उस बिल ऑफ लेडिंग को भेज किसको दिया? जे को। जे कौन? सेलर का एजेंट। सेलर का एजेंट जो मालदीव्स में बैठा है उसको भेज दिया, बट सेंड इट टू जे एक्सिस एजेंट एट मालदीव्स, यानी कि वो अपना राइट ऑफ डिस्पोजल जो है, वो शिपमेंट और रेलवे डिलीवरी का जो राइट ऑफ डिस्पोजल वाली रिसिप्ट है, उन गुड्स को देने का अधिकार, डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार उस रिसिप्ट के थ्रू अपने पास ही रख रहा है, अपने एजेंट को भेज दी। ऑब्वियस सी बात है, जब वो पेमेंट होगा तब एजेंट को बोल देगा जाके रिसिप्ट दे दे, अपने हम माल छुड़ा लेंगे, पेमेंट से पहले नहीं। तो सेलर क्या कर रहा है? अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अपने पास ही मेंटेन करके रख रहा है। सो द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड व्हाइल इन द सी। सर क्या अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुई है? सर पार्टीज का इंटेंशन क्या है? जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक माल नहीं दूंगा, यानी कि ओनरशिप भी अभी तक ट्रांसफर हुई नहीं है। सो हु हैज टू बेयर द लॉस? सर अभी तक सेलर ही ओनर है, एक्स हैज टू बेयर द लॉस एज द ओनरशिप हैज नॉट पास्ड ऑन टू जेड टिल नाउ। ऐसी चीजों से बचने के लिए क्या किया जाता है सर? इंश्योरेंस वाला के साथ में माल चढ़ाया जाता है कि मैं इतने रुपए का कीमत का माल चढ़ा रहा हूँ, कल को शिप को कुछ भी हो जाए तो मेरा माल का पैसा सिक्योर रहे। बात समझ में आई? इंश्योरेंस वाला। नोट पढ़ भाई।
The buyer is bound to return the bill of lading or railway receipt if he does not accept the bill of exchange. If the buyer wrongfully returns the bill of exchange, the property in the goods does not pass to him. बायर जो है माल एक्सेप्ट करते हुए यदि बिल साइन करने से मना कर देता है, नहीं बिल में साइन नहीं करूंगा, और माल ले लिया उसने, तो गलत तरीके से लिया, भले ही ले लिया सर, उस पर उसका राइट नहीं होगा। द बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसिप्ट इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। वो बिल ऑफ एक्सचेंज को पे साइन करके नहीं दे रहा है, तो फिर सर वो माल वापस लौटाने को लिए बाध्य होगा। इफ द बायर रॉन्गफुली रिटर्न्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, सर पावती अपने पास में रख ली लेकिन उस बिल ऑफ एक्सचेंज को गलत तरीके से वापस भेज दिया, तो भी इंटेंशन क्या था, प्रॉपर्टी इन गुड्स तब तक पास होगी क्या जब तक कि पेमेंट नहीं मिल जाता? नहीं सर, इंटेंशन वो था, तो सर हम तो इंटेंशन, सबसे पहली बात पार्टीज के इंटेंशन के हिसाब से ही चलेंगे। जबरदस्ती माल रख लिया लेकिन पैसा वापस, मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके नहीं दिया, तो वो ये गलत तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओनरशिप कब पास होती है? पासिंग ऑफ रिस्क, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, सबसे गोल्डन रूल अब पढ़ने में आया है जो मैं आपको इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ। कब ओनरशिप रिस्क कब पास होती है? कि सर पहली बात तो, वैसे तो जिस पार्टी की गलती है सर वो उसको बेयर विथ करना पड़ेगा, जिस पार्टी की गलती के कारण नुकसान हुआ है। लेकिन यदि किसी पार्टी की नुकसान के बिना माल, गलती के बिना माल को नुकसान हो गया, तो सर जो भी उस समय ओनर है वो उस माल की रिस्क को बेयर विथ करेगा। ठीक है, रिस्क कब पास होती है फ्रॉम सेलर टू बायर? सर ओनरशिप जैसे पास हो जाती है तभी से पास हो जाती है। ठीक है, जनरली पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और डिसाइड कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जनरली क्या होता है, ओनरशिप सेलर से बायर को जब ट्रांसफर होती है तो ही उसकी रिस्क ट्रांसफर होती है। ठीक है, बिकॉज रिस्क फॉलोज ओनरशिप। पढ़ना स्टार्ट कर दी। The general rule is the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at buyer's risk whether delivery has been made or not. ठीक है सर, जनरल रूल क्या है कि सर goods remains at seller's risk until the property or ownership is transferred to the buyer. But when the property or ownership is transferred to the buyer, ownership buyer के पास में चली जाती है, तो अपन ने तो क्या पढ़ा है फिर सर, the goods are at buyer's risk whether delivery has been made or not। डिलीवरी करना या नहीं करना एक अलग बात है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो सर जनरली यही होता है, दैट रिस्क फॉलोज ओनरशिप, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। ठीक है, आगे पढ़ भाई सेकंड पॉइंट। Risk follows the ownership. Risk means liability to bear the loss in case the goods are damaged. In case the goods are damaged, the above rule is subject to two qualifications। ये जो ऊपर रूल है ना, ये दो इफ्स एंड बट्स के साथ में आता है कि रिस्क फॉलोज ओनरशिप दो इफ्स एंड बट्स के साथ में आता है। क्या दो इफ्स एंड बट्स के? पहला पढ़ भाई। If delivery has been delayed by fault of seller or buyer, the goods shall be at risk of the party in default as regards loss which might not have arisen but for the default. देखो, पहला तो इफ एंड बट ये है कि यदि किसी पार्टी की गलती के कारण गुड्स को नुकसान हो रहा है तो फिर वो गलती उस आदमी के सर पे होगी, न कि जो उस समय ओनर है उसके सर पे। ये तो मैं आपको कब से ही बता रहा हूँ, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा नीम मुरार का जो है, उसने एक जूस मैन्युफैक्चरर से, इसके घर में पार्टी थी, तो 50 कैंस ऑफ एप्पल जूस की, ताजा ताजा एप्पल जूस सबको पिलाएंगे अपन, ठीक है, वो ऑर्डर किया। एप्पल जूस वाले ने बता था और बताया नहीं होता तो भी इसके दिमाग में होना चाहिए कि सर एप्पल जूस एक बार निकाल लो तो उस जूस की लाइफ घंटे डेढ़ घंटे से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, ये बात अपन, जब तक कि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिला देगा। तो भैया ये उसने जूस ऑर्डर के टाइम पे निकाल के रख दिया, ये आया ही नहीं अगले 5 घंटे तक और जूस हो गया खराब। तो सर कौन रेस्पॉन्सिबल? सर जिसकी बेवकूफी के कारण माल को नुकसान हुआ है, जिसके डीले के कारण माल को नुकसान हुआ है,
सर वो रेस्पॉन्सिबल, यानी नीव मुरारका इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ओनरशिप अभी किसकी है। पहला पॉइंट तो सबको समझ में आया भाई है, कोई ज्यादा बताने का इसका नहीं है। सेकंड पॉइंट पढ़ भाई। The duties and liabilities of buyer and seller as bailey of the goods for the other party remain unaffected even when the risk has passed generally. देखो कई बार ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसमें आगे जाके थोड़े इफ्स एंड बट्स आएंगे, कंफ्यूज मत होना। इफ्स बट्स मतलब सर आपने तो उधर ये पढ़ाया था, सर इफ्स एंड बट्स थोड़े बहुत आएंगे इसमें। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो कई बार ऐसा होता है ना, सेलर ने ओनरशिप उन गुड्स की बायर को दे दी, लेकिन माल अभी तक सेलर के पास में ही पड़ा हुआ है, होता है ना। मान लो बायर बोला सर मेरे को और गुड्स, मैं गांव से आया हूँ, मुझे और भी गुड्स खरीदने हैं, मैं खरीद के आऊं, जब तक के गुड्स आपके पास ही रहने दो, मैं कल ले लूंगा आपसे। ठीक है सर, ओनरशिप ट्रांसफर होगी बायर के पास में, लेकिन माल अभी तक सेलर के पास में ही पड़ा है। तो अब सेलर कौन सी पोजीशन में आ गया सर, बेलर बेली में बेली की पोजीशन में आ गया। ये अब एक तरीके का बेलमेंट भी हो रहा है, और बायर जो है वो बेलर, बेलर ने अपना माल किसके पास में रखा हुआ है, बायर ने अपना माल सेलर के पास में रखा हुआ है। तो ओनरशिप इन गुड्स की किसकी है, बायर की। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा है, केवल पोजेशन इस पे सेलर का है। तो सेलर किसके उसमें आ गया सर, बेली की पोजीशन में आ गया। ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बायर फॉर सम पर्पस। व्हाट इज द पर्पस सर, जब तक वो माल दूसरा नहीं खरीद के आ जाता तब तक वो उसके बिहाफ पे इसको सेफली रख रहा है, अपने पास रख रहा है। ठीक है। बेलमेंट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो सर बायर ओनर है, इसने ओनरशिप सेलर को नहीं दी है, केवल पोजेशन इसके पास में रखा है फॉर सम पर्पस। व्हाट इज द पर्पस, जब तक मैं माल खरीद के नहीं आ जाता इन गुड्स को अपने पास में रख लीजिए। ठीक है। और when the purpose is accomplished, the goods will be returned back or goods will be disposed of as per the direction of the bailor। बात समझ में आ गई, बोलो yes or no। बात समझ में आ गई। तो सर अब सेलर किसकी पोजीशन में आ गया सर, बेली की पोजीशन में आ गया या नहीं आ गया, उसको उस माल का ध्यान रखना है या नहीं रखना है, चोरी नहीं होवे, खराब नहीं होवे, कोशिश करनी है। बाकी हो जाए तो फिर उसने यदि, वो कहते हैं ना, इसकी गलती नहीं थी, और मान लो उस दिन इतनी बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई मतलब इतने सारे पानी आ गया, इसने तो माल को अच्छे से पैक वैक करके रखा था, तो इसकी थोड़ी ना गलती है। तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी बेली की है वो सारी रहेगी सेलर की। कैसे सर, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, नॉट टू यूज द गुड्स फॉर हिज ओन पर्पसेस, सारी बताई भी है ना, कि सर दूसरे का माल को अपने पर्पसेस के लिए यूज नहीं लेना है। ठीक है। आप दूसरे के माल को जो है मतलब जो प्रॉपर केयर करनी है, जिस हिसाब से रखना चाहिए, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अपने माल को रखता वैसे रखनी है। ये सब छोटी छोटी बातें मैंने आपको डिस्कस करी हुई। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, सेलर ने बायर को माल का फिजिकल पोजेशन तो दे दिया, लेकिन ओनरशिप अभी तक खुद के पास में ही रखी हुई है। तो अब बेली की पोजीशन में कौन आ गया सर, जिसके पास में उस माल का पोजेशन है लेकिन ओनरशिप नहीं है। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, पोजेशन है लेकिन ओनरशिप नहीं है, तो अब ये बेली में, तो ये बेली की ड्यूटीज इसको पूरी करनी पड़ेंगी, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, नॉट टू यूज द गुड्स फॉर हिज ओन पर्पस टिल द टाइम, वगैरह वगैरह। जो भी बेली और बेलर की राइट्स और ड्यूटीज होती है वो इन लोगों को जो भी जिस भी पोजीशन में वो मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ गई नीव, आ गई रे, बात समझ में आ गई कि सर जो भी बेलर और बेली की ड्यूटीज में रोल्स में उनको वो ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, कि सर हमने पोजेशन तो दे दिया लेकिन ओनरशिप नहीं दी, या हमने ओनरशिप तो दे दी लेकिन पोजेशन नहीं दिया। तो एक जना बेलर की पोजीशन में, एक जना बेली की पोजीशन, उनको बेलर बेली की ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जब अपन पढ़ेंगे तो बेलमेंट पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा बेलर बेली की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। सो द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बायर एंड द सेलर एज बेली ऑफ द गुड्स। बेली की ड्यूटी होती है ना, गुड्स को प्रॉपरली केयर करना, अपने पर्सनल उसके यूजेस के लिए नहीं लेना, वगैरह वगैरह। सर जो भी, चाहे सेलर है बायर, जो भी बेली की ड्यूटी में है वो अनइफेक्टेड रहेगी इवन व्हेन द रिस्क हैज पास्ड। सर ओनरशिप पास कर दी है तो भी जो भी उस माल का पोजेशन होल्ड कर रहा है उसको उसकी प्रॉपर केयर और बेली की ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी, चाहे रिस्क पास हो गई है तो भी। इतना सा पॉइंट है। हाँ सर, आ गया होगा समझ में आपको, आ गया ना।
बोलो यस और नो, आ गया ना। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा है, सेलर रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर सकता है और डीम्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन अपने पास में रख सकता है। कैसे? शिपमेंट या वो पावती या तो खुद के पास में या फिर अपने एजेंट के पास में डिलीवर कर दिए, जिसको दिखा के माल चुरे। सर, ड्रॉइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बायर, यानी कि माल दे तो दिया, लेकिन माल देते समय उससे एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा दिया कि ये साइन करो कि आज से 1-2 महीने बाद आप हमको पैसा दे दोगे या 10-15 दिन बाद पैसा दे दोगे। सर, दे तो दिया, लेकिन सर रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब, सर जब तक आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर नहीं करेंगे, ओनरशिप भले ही दे दी तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिस्क कब पास होगी कि सर, जनरल रूल इज दैट रिस्क फॉलोज ओनरशिप। ठीक है। अब रूल इज सब्जेक्ट टू 2 क्वालिफिकेशंस, 2 क्वालिफिकेशंस लगती हैं। ये दोनों आपको पढ़ा दी कि सर, जिस पार्टी की गलती है, या तो पहले वो रिस्पॉन्सिबल होएगा, इसमें फिर ओनरशिप काम नहीं आएगी। और दूसरा कि सर, इस दौरान भी भले ही ओनरशिप पास हो गई हो तो भी, चाहे सेलर या बायर जो भी बेली की ड्यूटी में है, उसको बेली के काम को पूरा करना है, टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स वगैरह वगैरह, नहीं तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये 2 चीजें अपन ने पढ़ी हैं। अब अपन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं। क्या? कि सर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार बने हुए। ट्रांसफर ऑफ टाइटल कि सर, सेलर, टाइटल का क्या मतलब? ओनरशिप। कि सर, कौन ओनरशिप बायर को देता है? कि सर, जो भी सेलर है वो ओनरशिप बायर को देता है। तो सर, जब सेलर खुद के पास में ही अच्छी ओनरशिप नहीं है, तो जो इसके खुद के पास है, क्या उससे बेटर टाइटल ये दे सकता है बायर को? सर, मान लो सेलर चोर है, चोरी करके माल लाया और बेच रहा है। चोर के पास में उस चीज की ओनरशिप होती है क्या? नहीं सर, चोर के पास में उस चीज की ओनरशिप कैसे होगी? पर सर, तो क्या वो बायर को अच्छी ओनरशिप दे सकता है? नहीं सर। अब पर्सन, इस रूल को क्या बोला जाता है? नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट। Nemo det quid non habeat. A person cannot give a better title to another person than what he himself has. A person cannot give better title to another person than what he himself has. जैसा टाइटल इसके खुद के पास में है, उससे बेहतर टाइटल ये दूसरे को नहीं दे सकता है माल बेचते हुए। बहुत वाजिब बात है ना। सेलर के पास में ओनरशिप यदि वाजिब है तो वो बायर को दे सकता है या नहीं दे सकता है? हाँ सर। लेकिन सेलर खुद ही चोर सेलर है, चोरी करके लाया हुआ है, तो क्या वो उसके पास में अच्छी ओनरशिप है? नहीं सर। तो जो उसके खुद के पास में नहीं है, क्या वो बायर को दे सकता है? नहीं सर। अ पर्सन कैनॉट गिव अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। का मतलब समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, ये लैंडमार्क चीज है, इसको ध्यान रखना। नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट। ठीक है, लैटिन भाषा में ये कहावत है, नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्टली इसको भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है, अ पर्सन कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। कैसे भी करके आ सकता है। सर, बेसिक रूल तो ये हो गया, लेकिन मेन नंबर कहाँ से मिलेंगे? सर, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहां पर एक बंदे के खुद के पास में अच्छा टाइटल नहीं है, तो भी वो अपने से बेहतर टाइटल दूसरे बंदे को दे सकता है अंडर 7 और 8 सर्कमस्टांसेस। ऐसी खुद लॉ में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बताई है। जहां पर एक्सेप्शंस, जहां पर बंदे के खुद के पास में जो टाइटल नहीं है, जो या जो टाइटल है उससे बेहतर टाइटल वो दूसरे आदमी को दे सकता है। यही तो मेन पढ़ने वाली बात है। एग्जाम में इसके एक्सेप्शंस पे भी क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट, अ पर्सन कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। भेजे में घुस गई ये बात, भेजे में घुस गई ये बात, और इसके एक्सेप्शंस से भी आएंगे क्वेश्चंस, ये भी घुस गई। एग्जाम्पल कैसे? सर, मान लो मीत के पास में, मीत धन्ना सेठ हो गया, सीए बन गया, खूब पैसा, बस पैसा छापने की मशीन बन गया ये तो, दिन रात काम काम काम, पैसा पैसा, हर समय पैसा। ठीक है। पैसे का क्या करेगा? कि सर, जमीन खरीदेगा। जमीन खरीदेगा, कहाँ खरीदी? कि सर, एक दिन मन कर गया, कलकत्ता में, कोलकाता में उसने जमीन खरीद ली। ठीक है।
कोलकाता में जमीन खरीद ली, अब रोज रोज तो जा नहीं सकता, तो एजेंट अपॉइंट किया उसको बेचने के लिए। एजेंट ने थर्ड पार्टी को वो जमीन मीत के बिहाफ पे सेल करी। सर मुझे एक बात बताओ, क्या एजेंट खुद उसका मालिक था? नहीं था, पर ही हैज ट्रांसफर्ड अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। हो गया ना? यस सर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? एजेंट का और डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो जस्ट एक मैंने एग्जांपल बताया आपको। अ पर्सन in under exceptional circumstances can pass a better title to another person than what he himself has। बोलो रे, am I clear? am I clear? yes। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें क्या? पढ़ना स्टार्ट करें? यस सर। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लो, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिज्वाइन ऑन द सेम लिंक वंस अगेन।